क्लास 10th सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 1 पावर शेयरिंग सत्ता की साझेदारी हिंदी मीडियम में ये नोट्स है। इस पूरे वीडियो में मैं इस चैप्टर को एक समरी करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो 2022 में परीक्षा होगी वो नवंबर में और दिसंबर के बीच में फर्स्ट टर्म 1 होगा, जो कि MCQ बेस्ड होगा, आधारित होगा। तो सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग, तो इसमें हम लोग दो कंट्री की जातीय माने जो इथेनिक कंपोजिशन है, जातीय संरचना है, उसकी चर्चा करेंगे। और एक दो कंट्री है बेल्जियम और श्रीलंका। श्रीलंका हम लोग का जो साउथ में पड़ोसी देश है, बेल्जियम जो है यूरोप का एक रोल मॉडल है कि किस तरह वो लोग में इतना जो जातीय संरचना, इतना अंतर होने के बावजूद वो लोग ने उसको कैसे अपने टैकल किया। तमिल का अगर हम देखेंगे श्रीलंका में, तो अगर इस पिक्चर को गौर करेंगे तो यहाँ पर जो 7% है, यहाँ पर जो 7% है इस पिक्चर में अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर जो 7% है पूरा, अगर जो सबसे ज़्यादा जो जाति है वो है सिंगली जिसको कहते हैं। यहाँ से यहाँ देख रहे हैं ये पूरा जो 74% है वहाँ पर सिंगली भाषा, जो सिंगली लैंग्वेज, जो कि बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और उसमें से जो 18% हैं वो तमिल भाषी हैं, और 18 प्लस अगर 7 माने 74, लगभग 25% जो है वो तमिल है, जिसमें से जो श्रीलंका तमिल है, श्रीलंका के जो रियल इन्वेटेड है, श्रीलंका के ओरिजिनल रहने वाले हैं वो 18% है, और बाकी जो बच जा रहे हैं वो 7% है, जो कि इंडियन तमिल है, जो कि वहाँ खेती बाड़ी करने के लिए अंग्रेज लेके चले गया। ठीक उसी तरह से अगर बेल्जियम में कहते हैं तो वहाँ पर 80% फ्रेंच भाषी हैं, 20% डच हैं। और अगर उसमें देखेंगे तो जो फ्रेंच है, जो 1% है वो फ्रेंच स्पीकिंग है, और वहाँ पर 40% फ्रेंच भाषी हैं और 59% डच है। तो ये इसका एक कंपोजिशन इथेनिक। अब हम लोग यहाँ पर श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, जो मेडिटेरियन, अगर श्रीलंका की बात करें तो वहाँ को जो सरकार है इस तरह से कदम उठाया, सत्ता की साझेदारी या पावर शेयरिंग इस तरह से किया जो कि एक कास्ट के फेवर में हो, एक जाति के फेवर में हो। और वहाँ पर जो वो जाति था सिंघला के बारे में, तो उन्होंने क्या क्या किया इसके लिए कि जो सिंघला का जो माने कि बहुसंख्यवाद हो या मेडिटेरियन हो, तो इसको समझना है। तो वहाँ पर अगर देखेंगे उन्होंने 1956 में एक कानून पास किया और सिंघली समुदाय को सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु 1956 में। और उसके बाद जाके उन्होंने सिंघली जो भाषा है उसका एकमात्र राजभाषा जो है मदर टंग घोषणा कर दिया कि एक ही में आपको बोलना है, कोई भी चिट्ठी भी भेजना है तो सिंघला लैंग्वेज में भेजना, और तमिल को उसने अवहेलना कर दिया। फिर दूसरा है कि सिंघलियों को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई। फिर बहुसंख्यकवाद का अर्थ है, बहुसंख्यकवाद मिलिट्री में क्या है कि बहुसंख्यक समुदाय मनचाहे ढंग से देश का शासन चला सकता है, और अल्पसंख्यक समुदाय का अवहेलना करके, जैसे वहाँ पर तमिल था उसका अवहेलना किया गया। फिर नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मठ को संरक्षण और बढ़ावा देगी, यानी जो तमिल से दूसरे हिंदू से या अलग से उसको नहीं देगा। तो ये तो श्रीलंका की बात थी। अब बेल्जियम में साझेदारी क्या हुई, तो वहाँ पर 1970 से लेकर जब संविधान बनाया 93 से पूरा मैंने जो संशोधन किया गया है वो लगभग एक फेवरेबल क्या है सबको दिया गया। तो अब केंद्र सरकार जो है डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखेगी। यहाँ दो तरह की सरकार थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कि पूरे बेल्जियम की थी, और उसकी जो कैपिटल ब्रुसेल्स में वहाँ अलग थी। तो यहाँ पर जो डच और जो फ्रेंच मिनिस्टर होंगे, जो कैबिनेट होंगे, दोनों में इक्वल होगा। फिर उसके बाद जाके राज्य सरकार, केंद्र सरकार की माने सदरियाँ क्षेत्रीय सरकार के, राज्य सरकार के माने क्षेत्र के आधार पर उसको हर स्टेट में एक जो, अगर जहाँ पर फ्रेंच भाषी है तो फ्रेंच का प्रेफरेंस ज़्यादा होगा, और जहाँ पर जर्मन है तो वहाँ जर्मन, और अगर जहाँ पर माने कि डच भाषा है तो डच भाषा का। और सामुदायिक सरकार माने सरकार एक ही भाषा बोलने वाले लोगों द्वारा संरक्षण भाषा में जुड़े फैसले का अधिकार। और राजधानी ब्रुसेल्स में भी दोनों समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी ये पहली तरह का एक ट्रीटमेंट था। जैसे अगर बेल्जियम में कहें तो बेल्जियम में जो दोनों भाषा को बराबर मिनिस्टर्स होंगे, ब्रुसेल्स में एक अलग टाइप का होगा, और एक मैंने वहाँ पर मैंने इथेनिक कंपोजिशन भी सरकार होगी।
अब कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्यों ऐसा था कि बेल्जियम और श्रीलंका को दोनों को सत्ता की साझेदारी करनी पड़ी। तो एक होता है कि प्रेसिडेंशियल रीजन जिसको युक्तिपरक तर्क कहते हैं, और दूसरा होता है मोरल रीजन। जैसे ये प्रोडिशियल रीजन है, ये मोरल रीजन है। तो प्रोडिशियल देखते हैं कि हम जो भी काम करते हैं तो देख लेते हैं लाभ होगा या हानि होगा। तो अगर इसको देखते हैं तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम करना, कि कोई भी जो कंपोजिशन है, इथेनिक कंपोजिशन, जातीय समूह दोनों झगड़ा न हो, राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है ये। और नैतिक जिम्मेदारी क्या है कि सत्ता की जैसे नैतिक या अंतर्भूत मत पर कि हमको मोरल रीजन लेना होगा कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन मिले, कि सबको चांस मिले और सबको जो है पार्टीशन लेबाग में लोगों का अधिकार कि उनसे सलाह ली जाए प्रशासन के शासन किस प्रकार हो। और उसके बाद सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा देखते हैं। एक होता है हॉरिजेंटल होता है। हॉरिजेंटल में क्या होता है, सेंटर गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है और रीजनल गवर्नमेंट होता है, जो कि क्षेत्रीय मैंने क्या होता है, जिसमें हम लोग यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम इंडिया में। और एक होता है वर्टिकल होता है। तो जो हॉरिजेंटल का हम लोग पहले चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण करते हैं, कि सरकार विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा करता है। केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार, ये दो बार टाइप हो गया गलती से। उसका वर्टिकल हो गया, तो वर्टिकल माने शासन का विभिन्न अंग, जैसे विधायिका, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव बोले, ये यहाँ पर हो गया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जो कि यहाँ पर हो गया विधायिका, कार्यपालिका और जुडिशरी। तो तीनों का इक्वल पावर है, बीच सत्ता का बंटवारा। फिर ये चाहे तो, और बेल्जियम की जो सामुदायिक सहायता सरकार थी वो सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय महिलाओं को प्रशासन में हितकारी थे। और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हित में दबाव हुआ, जो हित समूह हो या प्रेशर समूह हो, जिसको दबाव कहते हैं, वहाँ भी इलेक्शन होता है। और सत्ता और राजनीतिक दल में भी एक दूसरे तक बदलती रहती है गठबंधन सरकार में। तो यहाँ तक ये नोट्स था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इसका जो क्या क्या ऑब्जेक्टिव आ सकता है एक एक नंबर का, तो उसके लिए मिलेंगे। थैंक यू।